हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल साहित्य ज्ञान धारा में। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो जैसा कि काव्य शास्त्र आज हमारा समाप्त हो जाएगा, आप लोगों को कल से किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं जहाँ तक हमने पढ़ रखा था उसके आगे। प्रकृति की ओर वापस लौटो, बैक टू नेचर का नारा किसने दिया? रूसो ने दिया। स्वच्छंदतावाद की प्रमुख विशेषताएं, तो चलिए देखते हैं स्वच्छंदतावाद की प्रमुख विशेषताएं। विद्रोह की प्रवृत्ति, कृत्रिमता से मुक्ति, मध्य युग की ओर प्रत्यावर्तन, कल्पना का प्राधान्य, अद्भुत तत्व, व्यक्तिवाद, सौंदर्यमयी दृष्टि और ऐन्द्रियता, प्रकृति प्रेम। तो ये थी कुछ स्वच्छंदतावाद की प्रमुख विशेषताएं। आगे देखेंगे प्रमुख स्वच्छंदतावादी कवि कौन कौन माने जाते हैं। कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ, शैली, कीट्स। क्लासिसिज्म का हिंदी रूपांतर श्रेणीयवाद किसने किया? तो करने वाले हैं नलिन विलोचन शर्मा। कल्पना की ऊंची से ऊंची उड़ानों में भी कुछ बंधन, कुछ संयम रहता है। अभिजात्यवादी कवि मनुष्य को, उस समीपता को, उसकी इस सीमा को कभी भूलता नहीं। वह जानता है धरती से उसका अटूट नाता है। यह कथन किसका है? ये कथन है ह्यूम का। तो कहते हैं ना कि धरती से अटूट रिश्ता किसका होता है? हर किसी का होता है ना। ह्यूमन नेचर है ना अटूट रिश्ता, तो ऐसे कनेक्ट कर लेंगे। अटूट रिश्ता कौन रखता है? ये सभी में होता है, ह्यूमन नेचर होता है। आगे देखेंगे यूरोप में साहित्य तथा कला विवेचन की दृष्टि से अंधकार युग कहलाता है, तो 5वीं सदी से 15वीं शताब्दी तक का युग कहलाता है। नव्य अभिजात्यवाद का उत्थान कहाँ हुआ? फ्रांस में हुआ। और कब हुआ? तो 17वीं शताब्दी में हुआ। एक तो कुत्तों का इतना खौफ रहता है कि एक भौंकता है ना तो जितने रहते हैं इर्द गिर्द सभी के सभी भौंकना स्टार्ट कर देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इंग्लैंड के प्रमुख नव्य अभिजात्यवादी आलोचक कौन है? तो वो हैं वेन जॉनसन, और इनका समय माना जाता है 1573 से लेकर 1636, माफ़ कीजिएगा 1637। उसके बाद है जॉन ड्राइडन, इनका समय है 1631 से 1700। फिर है अलेक्जेंडर पोप, इनका समय है 1688 से लेकर 1744। फिर नाम आता है सैमुअल जॉनसन का, इनका समय है 1740 से लेकर 1795। आगे देखेंगे एस्से और क्रिटिसिज्म 1711 के रचयिता कौन हैं? तो वो माने जाते हैं अलेक्जेंडर पोप। एन एस्से ऑफ ड्रामेटिक पोएजी 1668 ईस्वी के रचयिता कौन है? तो ड्राइडन है। यहाँ पे क्या है? ड्रामेटिक, और यहाँ क्या है? ड्राइडन। तो ड्रामेटिक ड्राइडन का है। इंग्लैंड में नव्य अभिजात्यवाद का दौर है 17वीं से लेकर 18वीं सदी तक, इसका समय माना जाता है। आगे देखेंगे नव्य अभिजात्यवाद का पुनः उदय कब हुआ? फ्रांस में हुआ 19वीं सदी के अंत में, इंग्लैंड तथा अमेरिका में 20वीं सदी के प्रारंभ में। तो फ्रांस में नव्य अभिजात्यवाद का पुनः उदय कब हुआ? तो फ्रांस में 19वीं सदी के अंत में हुआ, और इंग्लैंड तथा अमेरिका में 20वीं सदी के प्रारंभ में हुआ। इस बात का ध्यान रखेंगे। आगे है प्रमुख नव्य अभिजात्यवादी हैं, तो कौन कौन से माने जाते हैं प्रमुख अभिजात्यवादी? मैथ्यू अर्नाल्ड, इरविंग बेबिट, टी एस एलियट, ह्यूम।
तो ये सभी माने जाते हैं नव्य अभिजात्यवादी। 20वीं सदी में किस आलोचक ने अभिजात्यवाद को दार्शनिक आधार दिया? तो देने वाले हैं ह्यूम। आगे बात करेंगे। रूसो के अनुसार रोमांटिसिज्म में मनुष्य को संभावनाओं का अनंत कोश माना गया, जबकि क्लासिकी दृष्टि में मनुष्य वस्तुतः सीमित है और परंपरा तथा नियमों के अनुशासन द्वारा मूल्यवान उपलब्धि करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है ह्यूम का। अभिजात्यवाद और नव्य अभिजात्यवाद में प्रमुख अंतर क्या है? नव्य अभिजात्य में परंपरा के अनुसरण के बजाय मूल्यों और आदर्शों के अनुसरण को प्राथमिकता दी गई। एक स्पष्ट प्रवृत्ति के रूप में अभिजात्यवाद अर्थात क्लासिसिज्म की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? एक स्पष्ट प्रवृत्ति के रूप में अभिजात्यवाद अर्थात क्लासिसिज्म की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? तो होरेस को दिया जाता है और इनका समय क्या माना जाता है? 65 ईस्वी पूर्व। आगे देखेंगे। क्लासिक्स लैटिन शब्द के क्लासिक कैसा शब्द है? लैटिन शब्द है, जिसका प्रयोग रोम में करदाताओं के सर्वोच्च वर्ग के लिए किया जाता था। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इस बात का। आगे है। क्लासिसिज्म के लिए हिंदी में प्रमुख रूप से शब्द कौन सा प्रयुक्त हुआ? तो अभिजात्यवाद, शास्त्रवाद और श्रव्यवाद। फिर से देखेंगे, आई थिंक यहाँ पे श्रव्यवाद होगा। क्लासिसिज्म के लिए हिंदी में शब्द प्रयुक्त हुआ है अभिजात्यवाद, शास्त्रवाद और श्रव्यवाद। आगे देखेंगे। अभिजात्यवाद के बीज सर्वप्रथम किसके काव्य चिंतन में मिलता है? तो प्लेटो में मिलता है। अब देखेंगे अभिजात्यवाद की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है प्राचीन साहित्यिक परंपरा का अनुकरण। दूसरा है मर्यादा, औदात्य, आत्मा की गरिमा, स्वच्छता तथा प्रशांति पर बल। तीसरा है कला को वस्तुनिष्ठ मानना। चौथा है भावावेग के स्थान पर भाव संयम और भाव व्यवस्था पर बल। पांचवा है सार्वभौमिकता, निर्वैयक्तिकता। छठा अगर देखा जाए तो परंपरानुगतिकता की दिशा में उन्मुखता। आगे है रोमांटिसिज्म अर्थात स्वच्छंदतावाद को परंपरावादी कला के विरुद्ध नवोन्मेषकारी सौंदर्य शास्त्री सिद्धांत किसने कहा है? तो एमिल लेगुई तथा लुई कैजामिया ने। आगे बात करेंगे। रोमांटिसिज्म शब्द का पारिभाषिक तौर पर सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ? तो 1669 ईस्वी में फ्रांस में हुआ। रोमांटिसिज्म का क्लासिसिज्म की विपरीत प्रवृत्ति के रूप में अर्थ निर्धारण किसने किया? तो श्लेगल ने किया है। फिर से देखेंगे। रोमांटिसिज्म का क्लासिसिज्म की विपरीत प्रवृत्ति के रूप में अर्थ निर्धारण किसने किया? श्लेगल ने किया। नई समीक्षा के जनक माने जाते हैं तो टी.एस. एलियट माने जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे है द प्रॉब्लम ऑफ स्टाइल के रचयिता कौन है? मिडलटन मरे हैं। सब लोग बोलते हैं ना कि आजकल की प्रॉब्लम क्या है भैया, सब लोग स्टाइल मारते हैं, तो मरे को मारना कर लेंगे। और प्रॉब्लम क्या है? स्टाइल मारना आज के टाइम में ना। तो द प्रॉब्लम ऑफ स्टाइल के रचयिता कौन होंगे? मिडलटन मरे होंगे। आगे है रिवेल्यूशंस 1936 नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? F.R. लेविस है। आंग्ल अमेरिकी साहित्य के सन 1930 से लेकर 60 तक के समय को साहित्यिक आलोचना के
में क्रांति का युग किसने कहा है? जॉन हॉलवे ने कहा है। नई समीक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर इस्मिन गार्न ने सन 1910 में अपने एक लेख में किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका विशेष ध्यान आप लोग रखेंगे। आगे है, नई समीक्षा शब्द को पारिभाषिक शब्दावली का रूप देने का श्रेय रैनसन की 1941 में प्रकाशित पुस्तक न्यू क्रिटिसिज्म को है। आगे देखेंगे साहित्यालोचना के किस पद्धति में कृति को केंद्रीय स्थान दिया गया है? तो नई समीक्षा में दिया गया है। आलोचना में कविता के विस्तृत विश्लेषण और घनिष्ठ अर्थात गहन पाठ की परंपरा किस समीक्षा पद्धति ने कायम की? तो ये भी है नई समीक्षा। ABC ऑफ रीडिंग नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो एजरा पाउंड है। ध्यान रखेंगे, ABC ऑफ रीडिंग नामक ग्रंथ के रचयिता एजरा पाउंड है। अब बात करेंगे नई समीक्षा की महत्वपूर्ण कृतियों के बारे में और उनके रचनाकार के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे ग्रंथ, फिर रचयिता। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ टू टीच रीडिंग, ये किसका है? F.R. लीविस का है। रीडिंग लीविस का है। आगे है हाउ टू रीड ए पेज, ये है रिचर्ड्स का। तो जब कोई पेज लिखता है तो क्या चाहता है कि मेरा जो लेख है वो हर किसी तक पहुँचे ना, हर किसी तक पहुँचे। तो हाउ टू रीड ए पेज रिचर्ड्स का है। आगे है इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग, ये भी किसका है? रिचर्ड्स का है। फिर है सेक्रेड वुड 1920 का है और ये है इलियट का। तो जो इडियट लोग होते हैं उनके पास बहुत सारे सीक्रेट होते हैं ना, उनका तो बहुत सारा सीक्रेट होता है, क्योंकि इडियट के बारे में जल्दी कोई जानता नहीं है ना कि इसको क्या दिक्कत है, इसके कितने राज हैं। तो जितनी भी सीक्रेट बातें रहेंगी वो कौन करेगा? कोई इडियट व्यक्ति करेगा। तो सेक्रेड वुड इलियट का है। अगला ग्रंथ है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, समय है 1924 और इसके रचयिता हैं रिचर्ड्स। फिर है 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी, तो एक इसका है एम्पसन का है। यहाँ क्या आया है? एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी किसका है? एम्पसन का है। यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है। अगला है गॉड विदाउट थंडर, समय है 1930 ईस्वी और यह है रैनसम का। फिर है रिवोल्यूशन 1936, द कॉमन परसूट 1953, ये है लेविस का। आगे है ऑन द लिमिट्स ऑफ पोएट्री 1948, एलेन टेट का है। तो साधारण भाषा में कहते हैं ना भैया कि लिमिट में रहिए, नहीं तो क्या करेंगे? टेटुआ दबा देंगे। तो लिमिट की बात कौन करेंगे? टेटुआ से हो गए टेट। तो ऑन द लिमिट्स ऑफ पोएट्री, समय है 1948 ईस्वी, एलेन टेट का है। फिर है द फॉरलोन डेमन 1955 ईस्वी, एलेन टेट का है। लैंग्वेज एज जेस्चर, ये किसका है? तो R.P. ब्लैक मेलर का है। लॉयन एंड दी हनीकॉम्ब 1956 ईस्वी, R.P. ब्लैक मेलर का है। फिर है द ग्रामर ऑफ मोटिव्स, केनेथ बर्क का है। परमानेंस एंड चेंज किसका है? तो केनेथ बर्क का है। द फ्यूजिटिव नामक काव्य पत्रिका का संपादन किसने किया? जॉन क्रो रैनसम ने किया। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे क्योंकि पाश्चात्य काव्य पत्रिका है। तो आज हमारा यहाँ पर काव्य शास्त्र समाप्त हो रहा है। हमने भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र दोनों पढ़ लिया, अर्थात हमारा संपूर्ण काव्य शास्त्र जो है आज समाप्त हो गया। तो आगे आप लोग क्या पढ़ना चाहेंगे, कल से कौन सा टॉपिक शुरू किया जाए, प्लीज़ आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। आप लोग कमेंट के माध्यम से नहीं बताते हैं।
मैंने कई वीडियो में पूछा है कि आगे कौन सी वीडियो शुरू की जाए। तो जो भी साथी मेरा वीडियो देखते हैं प्लीज़ आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए कि कल से कौन सा टॉपिक शुरू किया जाए। और जितने भी साथी चैनल से जुड़े हुए हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आभार है। और जो साथी चैनल से अभी नए जुड़े हैं उनका विशेष रूप से स्वागत है। प्लीज़ अपने दोस्तों को भी आप लोग वीडियो शेयर किया करिए ताकि और भी लोग चैनल से जुड़ सकें। और जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं उनका सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ कल से आप लोगों के साथ। तो आप लोग टॉपिक ज़रूर बताइएगा कि क्या टॉपिक शुरू किया जाए। तब तक के लिए सभी को जय श्री सीताराम, जय श्री राधे कृष्णा, नमस्कार।